Hi everyone, welcome. Now we start last class of some basic concepts of chemistry class 11. Laws of chemical combination यानी रासायनिक संयोग के नियम। केमिकल रिएक्शंस में क्या क्या होता है कि प्रोडक्ट बन जाता है, या केमिकल रिएक्शंस के लिए क्या क्या शर्तें होती है जिससे कि प्रोडक्ट बनता है। क्लियर है? तो इसको हमें रासायनिक संयोग के नियम के अकॉर्डिंग पढ़ना है। इस लॉ के अकॉर्डिंग 5 लॉज आते हैं इसके अंदर। ठीक है, हम वन बाय वन एक एक को करके एक्सप्लेन करेंगे और एक्सप्लेन करके फिर हम उनके एग्जांपल्स नोट करेंगे। क्लियर है? ओके, तो नोट करो, इसमें हेडिंग नोट कर लेना, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोग के नियम। फर्स्ट नंबर हेडिंग नोट करो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मींस द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। क्या होता है ये देखो मास को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही मिटाया जा सकता है, यानी ना तो हम इसको फॉर्म कर सकते हैं ना ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, यानी कहने का मीनिंग क्या होता है, रिएक्टेंट्स, टोटल रिएक्टेंट्स का जितना मास होगा उतना ही क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट का मास होगा ऑलवेज। ये जरूरी है, नेचर में कभी भी नया मास बनाया नहीं जाता और ना ही बने हुए मास को डिस्ट्रॉय किया जाता है, एक्सचेंज जरूर हम कर सकते हैं। क्लियर है? इतना सही है मास ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, नोट करो, इसमें नोट करो। भौतिक या रासायनिक परिवर्तन, भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के द्वारा क्रियाकारकों तथा क्रियाफलों का द्रव्यमान, क्रियाकारकों तथा क्रियाफलों का द्रव्यमान सदैव बराबर होता है। In all physical and chemical changes, the total mass of the reactants is equal to that of the products। क्लियर है? ओके, लाइटेड रिएक्शन देखो, लाइटेड रिएक्शन मैंने लिया N2 प्लस 3H2 एरो 2NH3। ठीक है, मास कैलकुलेट करना, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना, 7 यानी इसका मास कितना होगा, एक नाइट्रोजन का 14, 2 नाइट्रोजन का कितना हो गया 28 ग्राम पर मोल। लास्ट क्लास में सीखा था कैसे कैलकुलेट करते हैं। हाइड्रोजन एक का कितना होता है मास 1 और टोटल 6 हाइड्रोजन है, देन कितना हो गया 1 and 6 ग्राम पर मोल। ऐड करो कितना हो गया 28 and 6 34 ग्राम पर मोल। तो ये कहना चाह रहा है कि इधर इसका भी कितना होगा 34 ग्राम पर मोल ही होगा। कैसे होगा देखो, 2 मल्टीप्लाई ये कितने है 14 प्लस 3 यानी कितना हो गया 34 ग्राम पर मोल। कोई भी रिएक्शन उठा लो सभी का ऐसा ही होगा। क्लियर है? और बना के देखो, H2 प्लस O2 एरो H2O2, कैलकुलेट कर लेना मास 2 ग्राम पर मोल। इसका कितना 16 कितना 32 ग्राम पर मोल। ऑक्सीजन का है 32 ग्राम पर मोल और इसका कितना हो जाएगा, टोटल करोगे तो इसका 2 मल्टीप्लाई 32 सॉरी 2 प्लस 32 मीन्स 34 ग्राम पर मोल। समझ आया इसका बराबर, और इसको ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा 34 ग्राम पर मोल। कोई भी रिएक्शन उठा लो, किसी भी रिएक्शन का करके देख लो, इतना ही आएगा, सेम टू सेम, नो चेंज। ठीक है, पोटेशियम का एटॉमिक मास नोट कर लेना कहीं पे। पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है 39 ग्राम पर मोल। वो टेबल जो हमने बनाई थी कल, वहां नोट कर लेना, काम आएगा हमारे। ठीक है, ये मास ऑफ कंजर्वेशन है कि मास को ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है नहीं बनाया जा सकता है, मास को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जरूर हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और रिएक्टेंट्स का जितना टोटल मास होगा उतना ही टोटल मास किसका होगा, ऑलवेज प्रोडक्ट का। क्लियर है? समझ आया? ओके, सेकंड नंबर नोट करो, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, इसमें नोट करो, एक शुद्ध रासायनिक यौगिक सदैव समान तत्वों से मिलकर बनता है, अर्थात यौगिक में तत्वों का द्रव्यमान का अनुपात निश्चित रहता है।
क्लियर है, निश्चित रहता है। नोट करें इसमें, ए केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी made up of the same elements combined together in the fixed proportion by mass. Fixed proportion by mass. Clear है? Like that example note करो. Example CaCO3 arrow. CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 एरो, एरो के ऊपर हीट का सिंबल क्या बनेगा, CO प्लस CO2 बनाओ, CaO प्लस CO2 और Na2CO3 की रिएक्शन करो HCl से, Na2CO3 प्लस 2HCl एरो क्या बनेगा, 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2। क्लियर है, CO2 गैस है यहाँ पर। अभी हम CO2 को आइडेंटिफाई करेंगे कैसे क्या कुछ हो रहा है। और देखो C प्लस O2 एरो क्या बनेगा, CO2। क्लियर है, देखो CO2 यहाँ पे भी रिमूव हुआ है, इस रिएक्शन में भी रिमूव हुआ है, इस रिएक्शन में भी रिमूव हुआ है। हम एक्सप्लेन क्या करना चाह रहे हैं, ये देखो CO2। क्लियर है, कार्बन का वेट कितना 12, ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन का वेट कितना 16, 2 ऑक्सीजन का वेट कितना 32। इसी रेशियो में ऑलवेज रहेगा CO2, चाहे CO2 कोई सी भी रिएक्शन में निकले या कोई सी भी रिएक्शन में बने। समझ में आया? ओके, यूज होगा CO2 तो भी इसका कंपोजिशन यही रहेगा 12:32, और अगर बन रहा है नया CO2 तो भी इसका रेशियो यही रहेगा 12:32। यानी सिंपल रेशियो में अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा 3:8। 3:8। क्लियर है, सेम ऐसे ही हम H2O के लिए भी कर सकते हैं कि H2O चाहे कहीं रिएक्शन में यूज हो या हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में मिले, H2O का रेशियो क्या होगा ऑलवेज, H2O 2:16। 2:16 मींस 1:8। ठीक है, ये कहने का मीनिंग होता है मास ऑफ क्या था, कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। नेक्स्ट नोट करो, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, गुणित अनुपात का नियम। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गुणित अनुपात का नियम। नोट करो इसमें, यदि दो तत्व मिलकर दो या दो से अधिक प्रकार के यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व का भार जो निश्चित भार वाले तत्व से क्रिया करता है में एक पूर्ण संख्या का अनुपात पाया जाता है। पूर्ण संख्या का अनुपात पाया जाता है। When two elements combine to form two or more chemical compounds, then the masses of one of the elements which combine with a fixed mass of the other bear a simple ratio to one another. ठीक है, यदि एक एलिमेंट को हम फिक्स कर लें तो वो अलग अलग रेशियो में दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन कर सकता है और न्यू कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। ठीक है, यही कौन सा होता है यहाँ पर, इसका गुणित अनुपात का नियम या मल्टीपल प्रोपोर्शन का लॉ। इसी को बोलते हैं मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ। क्लियर है, लाइक एग्जांपल नोट करो। एग्जांपल जैसे कि एग्जांपल मैंने लिया N2O, NO, N2O3, N2O, NO, N2O3, N2O5, N2O4, बस ये इतने सारे हमने एग्जांपल लिए। ठीक है, अब इसमें देख रहे हैं नाइट्रोजन का भार कितना है और ऑक्सीजन का भार कितना है। क्लियर, नाइट्रोजन का कुल भार कितना और ऑक्सीजन का कुल भार कितना है, देखते हैं। नाइट्रोजन कितना 14, 14, 28, इसमें कितना 14, इसमें
28, इसमें 14 14 28 और इसमें कितना 28। ओके, ऑप्शन देखो कितना 16, इसमें भी कितना 16, इसमें 48, इसमें 80, इसमें 64। ठीक है, ये तो नाइट्रोजन का रेशियो है इसके अंदर कि नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन का भाग कितना है, पार्ट कितना है। अब नाइट्रोजन का फिक्स्ड जो रेशियो होता है वो कितना है, देखो नाइट्रोजन का फिक्स्ड रेशियो कितना है, फिक्स्ड मास, हमें पता है नाइट्रोजन का फिक्स्ड मास कितना होता है, ऑलवेज 14 ही होता है, उसमें कोई वेरिएबल थोड़ी होता है। तो ये इसमें है इसका रेशियो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ऑक्सीजन का द्रव्यमान जो नाइट्रोजन के साथ निश्चित अनुपात में संयोग करता है, तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है वो देखो, देखते हैं ऑक्सीजन का द्रव्यमान। देखो अगर नाइट्रोजन मैंने 14 लिया तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 8, आधा कर देंगे इसके हिसाब से। अगर नाइट्रोजन 14 है तो ऑक्सीजन कितना है 16। अगर मैं नाइट्रोजन को 14 ले लूं यानी आधा गैस को, तो इसको भी आधा कर दो, तो 48 का हाफ कितना होगा 24। ठीक है, और अगर मैंने नाइट्रोजन को 14 लिया तो 80 का आधा कर दो, कितना हो गया 40। नाइट्रोजन को 14 लिया तो इसको आधा कर दो, कितना हो गया 32। तो ये बात ये इतनी है कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बहुत सारे हैं, उन नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में नाइट्रोजन का रेशियो भी डिफरेंट है और ऑक्सीजन का रेशियो भी डिफरेंट है। ठीक है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट होते हुए भी अगर हम नाइट्रोजन के रेशियो को फिक्स कर दें, नाइट्रोजन के रेशियो को फिक्स कर दें तो उसके रेस्पेक्ट में ऑक्सीजन का रेशियो कैलकुलेट किया जा सकता है। यह बात हो रही है। ठीक है, समझ आया, नोट करो इसको, ये ऑक्सीजन का रेशियो। ठीक है, ऑक्सीजन का मास, नोट करो इसको। नेक्स्ट नोट करो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। इसमें नोट करो जब दो भिन्न भिन्न तत्व तीसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान के साथ पृथक पृथक संयोग करते हैं तो इस संयोग में द्रव्यमान का अनुपात समान होता है या आपस में संयोग होने वाला अनुपात का सरल गुणक होता है, सरल गुणक होता है। कंप्लीट। रेसिप्रोकल लॉ में नोट करो, रेसिप्रोकल लॉ क्या होता है, द रेशियो ऑफ द मास ऑफ टू एलिमेंट्स, the ratio of the masses of two elements which combine separately with a fixed mass of the third element is either the same or some simple multiple, either the same or some simple multiple of the ratio of the masses in which first two combine directly with each other, first two combine directly with each other। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है हमने ये, अगर कोई दो अलग अलग एलिमेंट है वो कोई तीसरे एलिमेंट के साथ मिलकर कंबाइन होकर कोई मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनाता है, जैसे ये C है ये O है। ठीक है, C है और O है, यहां पर ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्शन करता है और कार्बन भी हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्शन करता है। ठीक है, हम एक बार के लिए कंसीडर कर लेते हैं, ये A है, ये B है, ये C है। A C के साथ भी रिएक्शन कर रहा है, B C के साथ भी रिएक्शन कर रहा है। जब A C के साथ रिएक्शन कर रहा है तो फॉर्म हो रही है CH4 मीथेन गैस, और जब B के साथ ही रिएक्शन कर रहा है तो फॉर्म हो रहा है क्या H2O। तो ये आपस में रिएक्शन करके भी कोई ना कोई कंपाउंड बनाएंगे ही बनाएंगे, ये बात हो रही है केवल। ठीक है, नोट करो एग्जांपल। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ रूल नोट करो, लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स या गै-लुसाक्स लॉ। लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम या गै-लुसाक्स लॉ, इसमें नोट करो
जब गैसें आपस में संयोग करती है तो उनका संयोग आयतन के सरल अनुपात में होता है। यदि उत्पाद में भी गैस हो तो उनका क्रियाकारी गैसों के आयतन से भी संबंध होता है। आयतन से भी संबंध होता है। कंप्लीट। गैलो-सार्क्स लॉ में नोट करो, व्हेन गैसेस react together they always do so in volumes which bear a simple ratio to one another and to the volumes of the products if these are also gases, provided all measurements of volumes are done under similar conditions of temperature and pressure. क्लियर है? लाइक एग्जांपल नोट करो। जैसे मैंने लिया H2 + Cl2 एरो 2HCl, सारे जीजी में ऑल आर गैसेस। तो इसका अगर मैं लूं 1 वॉल्यूम यानी एक आयतन इसका, तो इसका भी क्या होगा 1 वॉल्यूम, और 1 और 1 कितने हो गए 2, तो प्रोडक्ट में ऑलवेज कितना बनेगा 2 वॉल्यूम। ठीक है, ये बात हो गई। नोट करो इस एग्जांपल को। और रेशियो इसका क्या हो जाएगा 1:1:2, 1:1:2। ठीक है, और देखो N2 + 3H2 एरो 2NH3, गैस में ऑल आर इन गैसियस स्टेट। इसका 1 वॉल्यूम, इसका 3 वॉल्यूम, इसका 2 वॉल्यूम, देन क्या हो गया रेशियो। बस बहुत सिंपल है, नोट करो। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन ने क्या बोला था 9th और 10th क्लास में हमने इसको थोड़ा सा पढ़ा हुआ है कि डाल्टन ने क्या बोला था। डाल्टन बोलता है कि परमाणु अविभाज्य कण है, यानी और इसको तोड़ा नहीं जा सकता। एटम यानी जिसको नहीं तोड़ा जा सके, दिस इज कॉल्ड एटम। कोई भी एलिमेंट है उसमें जितने भी एटम्स है सारे ही सेम काइंड के होंगे, यानी एक ही टाइप के होंगे। लेकिन अगर दो डिफरेंट एलिमेंट की बात करते हैं तो दोनों डिफरेंट एलिमेंट के एटम क्या होंगे, हमेशा ही डिफरेंट टाइप के होंगे। ठीक है, तो यही सारी कहानी में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में रीड करना है। करें स्टार्ट। ओके, पॉइंट वाइज पॉइंट नोट करते हैं, इसमें नोट करो। फर्स्ट नंबर पॉइंट, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल indivisible particles called atoms. Atoms of the same element are identical in all respects. That means size, shape and mass. Size, shape and mass. कोई भी पदार्थ अविभाज्य कणों से बना होता है। इन अविभाज्य कणों को परमाणु कहते हैं। एक ही तत्व के सभी परमाणु आकार, आकृति तथा द्रव्यमान में समान होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, भिन्न भिन्न प्रकार के तत्वों के परमाणु भी भिन्न भिन्न होते हैं। Atoms of different elements have different masses, sizes and also possesses different chemical properties. Next point, atoms of the same or different elements combine together to form compound atoms or molecules. समान तथा भिन्न प्रकार के तत्वों के परमाणु आपस में संयोग करके अणु बनाते हैं।
अणु बनाते हैं। कंप्लीट। नेक्स्ट पॉइंट नोट करो, एटम्स ऑफ टू एलिमेंट्स may combine different or same ratio। दो भिन्न तत्वों के परमाणु आपस में समान तथा भिन्न अनुपात में संयोग कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में अगर हम रेशियो देखते हैं, सल्फर का रेशियो तो 1 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन का रेशियो 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन का रेशियो 2 है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट नोट करो, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द वर्ल्ड which takes part in chemical reaction। परमाणु सबसे छोटा कण है जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग ले सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, एन एटम कैन neither be created nor destroyed। यानी एटम को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही मिटाया जा सकता है। क्लियर है? ये वाली थी ऐसी थ्योरी किसकी? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस है, नोट करो। देखो, एटम के बारे में सबसे पहले इस जॉन डाल्टन ने बताए थे। ठीक है, जॉन डाल्टन ने अपना कॉन्सेप्ट दे दिया, फिर इसमें कुछ लिमिटेशंस आई, यानी कुछ कमियां थी। उन कमियों को दूर करने के लिए थॉमसन आए, फिर थॉमसन की कमियों को दूर करने के लिए रदरफोर्ड आए, फिर रदरफोर्ड की कमियों को दूर करने के लिए कौन आया? बोर, और बोर की कमियों को दूर करने आया सोमरफेल्ड। ठीक है, तो ये सारे इतने हमारे पास में एटॉमिक के प्रिंसिपल्स हैं, यानी एटॉमिक मॉडल्स हैं, इनको एटॉमिक मॉडल्स बोलते हैं। एटम को समझाने के लिए टाइम टू टाइम बहुत सारी थ्योरीज दी गई थी, लेकिन उसमें सबसे फर्स्ट थ्योरी किसकी थी? डाल्टन्स की थी। ठीक है, ओके। तो अभी हम इसका लिमिटेशंस नोट करते हैं। आगे जब चैप्टर्स आएंगे तो उनमें ये थ्योरी सारी हमारी डिटेल में क्लियर है, वहां पे हम रीड करेंगे। तो अभी नोट करो, लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स थ्योरी। लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स थ्योरी। फर्स्ट पॉइंट, डाल्टन सिद्धांत की सीमाएं। फर्स्ट नंबर नोट करो, इट कुड नॉट एक्सप्लेन लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, यानी गेलुसेक के लॉ को इसने एक्सप्लेन नहीं किया। गैसों के आयतन नियम को नहीं समझा पाया। नेक्स्ट पॉइंट, इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई एटम्स of different elements have different masses, size and valencies। भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान, आकार तथा संयोजकताएं समान क्यों नहीं होती? इसे नहीं समझा पाया। नेक्स्ट पॉइंट, why do atoms of the same or different element combine at all form molecule? परमाणु अणु क्यों बनाते हैं, इस बात को भी नहीं समझा पाया। नेक्स्ट, he could not explain binding forces between molecules and atoms। परमाणु तथा अणुओं के मध्य बंध को नहीं समझा पाया। क्लियर है? तो ये सारी इस डाल्टन थ्योरी की लिमिटेशंस थी। हो गया, डाल्टन थ्योरी कंप्लीट। अब नेक्स्ट नोट करना, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। एवोगैड्रोस, एक कल आया था ना एवोगैड्रो का नंबर,
एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। आवोगाद्रो परिकल्पना। आवोगाद्रो परिकल्पना और लिखे आएगा आवोगाद्रो परिकल्पना क्या होती है? इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल gases under similar conditions of temperature and pressure contain equal number of atoms. Equal number of atoms. समान आयतन वाली सभी गैसों समान आयतन वाली सभी गैसों का आयतन स्थिर ताप व दाब पर समान आयतन वाली सभी गैसों में परमाणुओं की संख्या स्थिर दाब व ताप पर समान होती है। स्थिर दाब व ताप पर समान होती है। स्थिर की जगह समान भी लिख सकते हो, ठीक है। लाइक दैट एग्जांपल, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन एरो हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन एरो हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। लिखते हैं रिएक्शन। इसका कितना लेंगे? वॉल्यूम 1, इसका 1, इसका 2 बना। अगर मैं इसका हाफ लूं तो इसका भी लेना पड़ेगा हाफ, इसका क्या बनेगा? 1। तो इस रेशियो में होती है हमेशा ही वॉल्यूम। क्लियर है? बनाओ इसको। नाउ कुछ चैप्टर का न्यूमेरिकल पार्ट करते हैं, हम कैलकुलेशंस करते हैं इसमें ना। एक क्वेश्चन नोट करो, कार्बन इक्वल्स टू 40.687% और हाइड्रोजन इतना है और जितना पार्ट बच गया वो क्या है? सारा का सारा ऑक्सीजन है, कोई कंपाउंड है हमारे पास में। और कैलकुलेट क्या करना है? उसका एमएम करना है, यानी मोलर मास कैलकुलेट करना है ऑफ कंपाउंड। मोलिकुलर फॉर्मूला, सॉरी मोलर मास नहीं, मोलिकुलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। यदि वेपर डेंसिटी कितनी दे रखी है उसकी? 59, ठीक है। पहले देखो नोट कर लेना इसमें, मोलर मास इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई वेपर डेंसिटी। ये एक फॉर्मूला नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेपर डेंसिटी अप्लाई कैसे करना है इसको देखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं? देखो ये एलिमेंट है यानी तत्व कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। परसेंटेज कितना है? 2 का गिवन था, दोनों को ऐड करके 100 से डिवाइड माइनस करो तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 54.228%। ये किसका हो गया? ऑक्सीजन का, ठीक है। एटॉमिक मास कितना है इसका? परमाणु भार, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16। परसेंटेज अपॉन एम, यानी परसेंटेज जितना दे रखा है उतना और एटॉमिक मास को डिवाइड कर दो। इसको इससे डिवाइड करने से क्या आंसर आता है? देखो 3.390 और इसका आएगा 5.058 और इसका 3.389। इसके बाद रुको, क्या करना है हमें? इन तीनों में से या चार जितने भी डिजिट्स हो उन डिजिट में जो स्मॉलेस्ट है उस स्मॉलेस्ट डिजिट का हमें सब में डिवाइड कर देना है, ठीक है। समझ में आया? तो हमें सब में इसमें डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने से इसका वैल्यू कितना आएगा? 1, इसका वैल्यू 1.5, इसका वैल्यू कितना आ गया? 1। ये तो अप्रोक्सी है, पूरे ज्यादा सिमिलर है काफी। ये 90 और 89 है, ठीक है। यहां तक आने के बाद अगर हमारा आंसर पॉइंट में आ रहा है तो उस पॉइंट को रिमूव करने के लिए कोई ऐसे नंबर से, कोई ऐसी डिजिट से मल्टीप्लाई करो कि सभी का पॉइंट रिमूव हो जाए, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूं? 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये आ गया 2, ये आ गया 3 और ये आ गया 2, ठीक है। तो हमारा इंपीरिकल फॉर्मूला क्या बना? इंपीरिकल फॉर्मूला मतलब जो रेशियो में होता है सिंपल फॉर्मूला, क्या बन गया? C2H3O2। हमारा इंपीरिकल फॉर्मूला ये बना, ठीक है। अब हमें क्या पता है कि मोलर मास इक्वल्स टू क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई वेपर डेंसिटी। तो पहले हम मोलर मास निकाल लेते हैं, अभी हम इंपीरिकल फॉर्मूला मास निकालते हैं। इंपीरिकल फॉर्मूला मास, कार्बन का कितना? 12 12 24, 3 16 16 32, कितना आएगा? ऐड करो 59 ग्राम पर मोल। क्लियर है? ओके। मोलर मास इक्वल्स टू क्या होती है? 2 मल्टीप्लाई वेपर डेंसिटी। 2 मल्टीप्लाई वेपर डेंसिटी कितना? 59, देन कितना आ जाएगा? 118 ग्राम पर मोल, ठीक है। इतना आएगा देखो, ठीक है।
ओके, यहाँ तक तो हम पहुंच गए। अभी हमें क्या करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास कितना है हमारा 118, n हमें पता नहीं है, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना आया था 59। तो n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 118 अपॉन 59 इक्वल्स टू 2। यानी कहने का मीनिंग इतना सा है कि जो हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला आया था उसको पूरे को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। समझ आया? ओके, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, सॉरी एम्पिरिकल फॉर्मूला मास नहीं, n कितना 2 और एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना है हमारा C2H3O2, देन क्या बनेगा C4H6O4। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। क्लियर है? तो नोट कर लेना इसको, और भी क्वेश्चंस मिलेंगे बुक में, एनसीईआरटी के बुक में, उनको सॉल्व करने की ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर हमारे पास में सिंपल वे में गिवन हो कि क्लोरीन है हमारे पास, या पोटेशियम है, या ऑर्गन है, या कोई भी एलिमेंट है, XYZ कुछ भी एलिमेंट्स है, तो उसका हमें मोलर मास कैलकुलेट करना है। तो मोलर मास हम कैलकुलेट कर लेंगे, या जो प्रैक्टिकली प्रूव्ड मोलर मास है उसको हम कैलकुलेट करके नोट कर लेंगे। ठीक है, बट अगर हमारे पास आइसोटॉप्स हो, आइसोटॉप्स मींस क्या होता है, एलिमेंट तो सेम हो बट जो इसका वेट होता है वो क्या हो, डिफरेंट हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं आइसोटॉप। एटॉमिक नंबर इज सेम बट एटॉमिक मास इज डिफरेंट, तो आइसोटॉप होते हैं। आइसोटॉप की हम मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, इतने सारे आइसोटॉप से कहीं पे भी क्लोरीन लिखेंगे तो इसका मीनिंग ये थोड़ी क्लोरीन 35 भी लिखेंगे, क्लोरीन 37 भी लिखेंगे। ये तो क्लोरीन के 2 ही आइसोटॉप्स है, हाइड्रोजन के 3 होते हैं, और बाकी एलिमेंट्स उनके और ज्यादा एलिमेंट्स के होते हैं ये आइसोटॉप्स। तो हम सारे आइसोटॉप्स को थोड़ी लिखेंगे एक साथ में, अगर हमें एटॉमिक मास पूछे तो हम क्या करते हैं, इनका सबका एक एवरेज एटॉमिक मास ले लेते हैं ताकि सभी लोग क्या रहे, हैप्पी रहे। ठीक है, तो देखो क्या करना होता है, जैसे हमें पता है कि क्लोरीन 35 है, क्लोरीन 37, क्वेश्चन में ये गिवन है एवरेज एटॉमिक मास, कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास। बहुलता को बोलते हैं अबंडेंस, एम का मतलब एटॉमिक मास, परमाणु भार। ठीक है, इनका क्या होता है, ये नेचर में कितना परसेंट होता है 75.77%, क्लोरीन 37 कितना परसेंट है 24.23%। ठीक है, और इसका एटॉमिक मास इतना गिवन है, इसका एटॉमिक मास इतना गिवन है। तो अब हमें कैलकुलेट करना है इसका एवरेज एटॉमिक मास। तो हम क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, दोनों का एडिशन किया, डिवाइडेड बाय 100 कर दिया। 100 क्यों किया, बिकॉज ये परसेंटेज में गिवन है इसलिए। या तो यहीं पे 100 करके सॉल्व कर लो इसको, यानी 0.75 समथिंग, तो 100 से डिवाइड करना नहीं पड़ेगा। और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आंसर आएगा इसका 35.4527 ग्राम पर मोल। क्लियर है? नोट कर लो इसको। ये हमारा चैप्टर फिनिश होता है, लगभग मैंने 80% चैप्टर कवर करवा दिया पूरा। अब हमारे थोड़े से न्यूमेरिकल पार्ट रहते हैं। न्यूमेरिकल पार्ट एनसीईआरटी के टेक्स्ट क्वेश्चन पहले खुद सॉल्व करो, जो भी प्रॉब्लम्स आए प्रॉब्लम्स को बताओ मुझे, ताकि मैं बताऊं कि प्रॉब्लम्स में यहाँ में प्रॉब्लम आ रही। लेकिन थ्योरी पार्ट ऑलमोस्ट इसका कंप्लीट हो गया। ठीक है, हैप्पी लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।